वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 9th स्टैंडर्ड की बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप का फर्स्ट पार्ट करेंगे संतोष यादव। एक्चुअली ये जो रीच फॉर द टॉप है ये क्या है? ये एक बायोग्राफिकल स्टोरी है। ऑटोबायोग्राफी आपको पता है खुद के बारे में, बायोग्राफी यानी दूसरे के बारे में। तो ये जो है एक बायोग्राफिकल स्टोरी है जो हमें क्या बताती है, दो ग्रेट वुमेन की लाइफ्स के बारे में बताएगी। पार्ट 1 इज अबाउट संतोष यादव एंड पार्ट 2 इज अबाउट मारिया शारापोवा। ठीक है, तो ये जो दोनों है इनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया गया इस चैप्टर में, इन दोनों स्ट्रॉन्ग लेडीज का, कि इन्होंने किस तरीके से सक्सेस को अचीव किया, बेशक कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आई हो। लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन थी कि इन्होंने हर तरीके के ऑब्स्टेकल को दूर किया। क्यों? अपने पैशन के लिए। उनके अंदर एक जुनून था, ठीक है, और उस जुनून की हेल्प से उन्होंने सक्सेस भी पाई। अगर मैं संतोष यादव की बात करती हूँ तो आप सभी को पता होगा कि ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इन्होंने कब की थी? मई 1992 में, और दोबारा मई 1993 में। लेकिन मिडवे इनकी ये जो जर्नी थी इसके बीच में क्या क्या उनकी फैमिली का रिएक्शन रहा, क्या क्या ट्रेडिशंस रहे उनके गांव के या उनकी फैमिली के थ्रू, क्या उसे पसंद था क्या नहीं था, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस की, कैसे वो इंस्पायर हुई, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर संतोष यादव। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. ये कहता है the only woman in the world, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इकलौती ऐसी वुमेन हु हैज स्केल का मतलब होता है क्लाइंब करना, जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, वो एक ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुई थी जहाँ पर सन के बर्थ को तो क्या माना जाता था? एक ब्लेसिंग माना जाता था। जबकि अगर डॉटर पैदा होती थी, दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, मतलब उसको कर्स तो नहीं मानते थे, अभिशाप तो नहीं मानते थे, लेकिन उसका वेलकम भी नहीं करते थे। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. अब क्या हुआ कि when her mother was expecting, मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनकी गर्ल होगी, संतोष होगी, तो फिर क्या हुआ, एक ट्रैवल करता हुआ होली मैन यानी एक कोई संत कह लो आप, ठीक है, जैसे होली मैन घूम रहे होते हैं, तो संत जो था उसने क्या किया, गिविंग हर, उसने क्या किया, उसको हिज ब्लेसिंग, हिज रेफर टू बॉय की ब्लेसिंग दी उसने, क्योंकि उसने ये अज्यूम कर लिया दैट शी वांटेड ए सन, कि इसको बेटा चाहिए होगा, हर किसी को यही चाहिए होता है। बट टू एवरीवन सरप्राइज, मतलब सबको हैरान करते हुए, वहां पर अनबोर्न चाइल्ड की ग्रैंड मदर खड़ी थी, ठीक है, वो स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो वहीं पास में खड़ी थी। उसने क्या बोला उस सेंट को, टोल्ड हिम दैट दे डिडंट वांट ए सन, कि हमें बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, होली मैन भी सरप्राइज हो गए कि इनको बेटा नहीं चाहिए। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, जो भी उसकी रिक्वेस्टेड, जो भी उसने ब्लेसिंग मांगी, मतलब बेटी वाली जो ब्लेसिंग मांगी उसकी पूर्ति की, वो उसको ब्लेसिंग दी। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य में था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, कि जो वरदान था, जो ब्लेसिंग थी, उसने अपना काम भी किया। उनके घर क्या हुई? लड़की हुई। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। संतोष जो थी वो क्या थी? 6th चाइल्ड थी उनकी फैमिली की, और ऑलरेडी वहाँ पर 5 बेटे थे। दैट्स वाई वो क्या चाह रहे थे कि अब उनके घर बेटी हो, यानी ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, और उसका बर्थ कहाँ पर हुआ? एक छोटे से विलेज में, हरियाणा के जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसका एक गांव है जिसका नाम क्या है? जोनियावास। वहां पर क्या हुआ? इसका बर्थ हुआ। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। अब जो गर्ल हुई उसका नाम क्या रखा गया? संतोष रखा गया। संतोष का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन होता है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन क्या था कि संतोष जो थी वो हमेशा कभी भी क्या नहीं रहती थी? कंटेंट नहीं रहती थी, सेटिस्फाई नहीं रहती थी अपनी जगह पर। इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, ट्रेडिशनल यानी जो भी उनके गांव के जो भी रिवाज थे या जो भी उनका ट्रेडिशन था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना वो उससे सेटिस्फाइड थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। उसने क्या शुरू किया? अपनी ज़िंदगी को शुरू से ही अपनी टर्म्स पे जीती थी, वो अपने हिसाब से जीती थी।
वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। वो कहते हैं जबकि जो बाकी लड़कियां होती थी गांव वाली वो ट्रेडिशन को फॉलो करती थी, जो भी इंडियन ड्रेसेस होती थी वो पहनती थी, लेकिन संतोष क्या पहनती थी, वो शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, पीछे देखते हुए वो क्या कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। वो कहती हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही मैं ये डिटरमाइंड थी कि अगर मैं सही और रैशनल पाथ चूज करती हूँ, सही और लॉजिकल रास्ते पर चलती हूँ, तो दूसरे लोगों को चेंज होना पड़ेगा, ना कि मैं किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगी, लोग बदले तो बदले। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट यानी बहुत ही वेल्दी थे, रिच थे, बहुत ही ज़्यादा बड़े क्या थे, लैंड ओनर्स थे, ठीक है। और वो एफर्ट कर सकते थे कि अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में भेजे, ठीक है। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, इवन वो कंट्री की जो कैपिटल है हमारी न्यू दिल्ली, वहाँ पर भी उसको स्टडी के लिए भेज सकते थे। क्यों? विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, क्योंकि वो उनके गांव के बिल्कुल पास पड़ती थी, वो वेल्दी थे और वो एफर्ट भी कर सकते थे। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन कहती है इन लाइन यानी अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कस्टम, जो भी उनका प्रिवेलिंग यानी चलता हुआ आ रहा था, कस्टम, ट्रेडिशन, रीति रिवाज उनके फैमिली के थे, उसके हिसाब से संतोष को क्या करना पड़ा, हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। उसे जो है वहीं पर आसपास के जो स्कूल, गांव का जो स्कूल होता है वहीं पर जाना पड़ा, वहीं पर गुजारा करना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव। तो उसने क्या डिसाइड किया कि ये जो सिस्टम है मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी, अपने खुद के तरीके से लड़ूंगी, लेकिन जब राइट मोमेंट आएगी तब। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और जब वो 16 साल की हुई तब वो राइट मोमेंट आई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। 16 की एज में क्या होता था, गाँव में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की शादी करा दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष के ऊपर भी सेम यही प्रेशर था कि अब वो 16 की हो गई है तो अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, तो उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर क्या डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे। बट अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। लेकिन इतनी जल्दी शादी करना, ये जो बात थी ये उसके माइंड में बिल्कुल लास्ट में थी कि शादी तो लास्ट में करूँगी मैं। और उसने क्या बोला, शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिडंट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। थ्रेटन यानी अपने पेरेंट्स को उसने डरा दिया, उनको धमकी दी क्या, कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई तो। शी लेफ्ट होम, और फिर वो घर छोड़कर चली गई, एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। और कहाँ गई, घर मतलब छोड़ के नहीं गई, इन द सेंस कि वो एडमिशन के लिए गई, ठीक है। और सीधा जाकर उसने क्या किया, वहाँ पर एनरोल किया, एडमिशन लिया एक स्कूल में दिल्ली में। और जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम लोग जो है आपकी फ़ीस पे नहीं करेंगे आपके एजुकेशन के लिए, क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि इसकी शादी हो जाए, तो वो क्या करती है, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्यार से अपने प्लान्स जो है अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ या जो भी। और उन्हें ये भी इन्फॉर्म कर देती है कि अगर आप मेरे स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए पे नहीं करते देन नो इशू, मैं क्या करूँगी, वर्किंग पार्ट टाइम, मैं पार्ट टाइम काम कर लूँगी, उससे जो मनी अर्न होगी उससे मैं क्या कर दूँगी, अपनी स्कूल फ़ी को पे कर दूँगी। ये बात सुनने के बाद हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। उसके पेरेंट्स एग्री कर गए कि हाँ ठीक है, हम आपका जो भी एजुकेशन का खर्चा होगा वो पे कर देंगे। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education. अब उसके अंदर ये जो इच्छा हो रही थी, a bit more, थोड़ा सा और पढ़ूँ, थोड़ा सा और पढ़ूँ, ये जो इच्छा थी, और इसके साथ साथ उसके फादर जो हैं धीरे धीरे क्या करने लगे, यूज टू अर्ज, अर्ज होता है डिज़ायर, किसी की इच्छा। तो उसके जो पिता थे उन्होंने क्या किया, उसकी ज़्यादा इच्छा, ये जो एजुकेशन है इसके लिए क्या कर दी, मतलब सहमति दे दी, हाँ भर दी कि चलो पढ़ना चाहती है तो पढ़ ले। वो भी धीरे धीरे उससे यूज टू होते गए। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। उसने क्या किया, हाई स्कूल एग्जामिनेशन को पास किया और जयपुर चली गई। वहाँ पर उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया जयपुर में, और उसको रूम लिया उसने कहाँ पर, कस्तूरबा हॉस्टल में।
अब संतोष याद करती है, वो कहती है कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, मतलब जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो अरावली हिल्स के बिल्कुल सामने था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, वो कहती है कि मैं क्या करती थी, जो मेरा रूम था ना हॉस्टल का, वहाँ से मैं विलेजर्स को देखती रहती थी जो क्या करते थे, गोइंग अप द हिल, ऊपर जो है अरावली हिल्स पर चढ़ते थे और फिर एकदम से वैनिश हो जाते थे, गायब हो जाते थे आफ्टर अ वाइल। तो मैं सोचती थी ये जाते गए, एकदम से सडनली गायब कैसे हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने ये सोचा कि मैं खुद जाके फाइंड आउट करती हूँ कि ऐसा ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मुझे और कोई नहीं मिला सिवाय कुछ माउंटेनियर्स मिले जो चढ़ाई करते हैं। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसवर्ड इन द अफर्मेटिव, और वो कहते हैं कि बिल्कुल हैरानी की बात थी, बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में उन्होंने मुझे आंसर दिया इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव रिप्लाई दिया कि येस यू कैन, एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और उन्होंने इसके अलावा मुझे मोटिवेट भी किया कि आपको क्या करनी चाहिए, क्लाइंबिंग करनी चाहिए। देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, उसके बाद तो क्या था, ये जो डिटरमाइंड गर्ल थी, ये जो दृढ़ युवा लड़की थी, इसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये आगे ही मूव करती गई। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उन्होंने क्या किया, अपनी थोड़ी सी मनी सेव की और एडमिशन लिया, कहाँ पर, उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, वो कहती हैं कि मेरा जो कॉलेज का सेमेस्टर था जयपुर में वो ख़त्म तो कब होना था, अप्रैल में, लेकिन वो ख़त्म हुआ कब, 19 मई में। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21, और ये जो था कि मुझे उत्तरकाशी में कब पहुंचना था, 21 को, ख़त्म कब हो रहा है, 19 को, तो टाइम तो था नहीं। सो आई डिडंट गो बैक होम, तो इसलिए मैं वापस घर नहीं गई। इंस्टेड मैंने क्या किया, आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधा का सीधा डायरेक्टली कहाँ चली गई, ट्रेनिंग के लिए, कहाँ, उत्तरकाशी। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, मैंने क्या किया, मैंने एक लेटर लिखा, मुझे एक लेटर लिखना पड़ा, किसका, माफ़ी मांगने का अपने फादर को, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना मैंने खुद को क्या करा लिया, एनरोल कराया, यानी एडमिशन लिया, कहाँ पर, उत्तरकाशी में। Thereafter संतोष went on an expedition every year, अब जो संतोष थी उसके बाद क्या करती थी, हर साल, एक्सपेडिशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक एडवेंचरस यात्रा आप कह सकते हो, जर्नी कह सकते हो, वो हमेशा करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और करते करते क्या हुआ कि उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, यू कैन से, डेवलप होने लगी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंट टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, इसके साथ साथ उसके अंदर एक रिमार्केबल रेजिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की ताकत होना, वो बढ़ने लगी कि वो ठंड बर्दाश्त कर पाती थी, प्रॉपर एल्टीट्यूड मीन्स हाइट पर, ठीक है, वो प्रॉपर हाइट पर जा पाती थी, मतलब ये सारे एनवायरनमेंट्स के वो यूज टू होती जा रही थी, उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर आ रही थी। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, वो कहते हैं कि इक्विप्ड विद यानी फिल विद, वो भरी हुई थी किससे, आयरन विल, मतलब विल क्या होती है, हमारी विल पावर, स्ट्रांग होना, डिटरमिन होना, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी जैसे कि कोई आयरन होता है, लोहा होता है, उतनी स्ट्रांग थी वो बंदी। फिजिकल जो स्ट्रेंथ थी, एंड्योरेंस यानी स्ट्रेंथ, वो भी उसके अंदर प्रॉपर थी। अमेजिंग मेंटल टफनेस, अमेजिंग मेंटल टफनेस मीन्स अमेजिंग मेंटल स्ट्रांगनेस, आप कह सकते हो कि वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, फिजिकली फिट थी, फिजिकल स्ट्रेंथ थी, प्रॉपर विल पावर थी, और इन सब की हेल्प से शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, उसने बार बार खुद को प्रूव भी किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had slyly asked the Aravali mountaineer if she could join them. वो कहते हैं कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब होता है एंड होना, ख़त्म होना, उसका जो हार्डवर्क था, उसकी जो सिंसियरिटी थी, उसका जो रिजल्ट आया, उसका जो अंत हुआ, वो कब हुआ, 1992 में। 1992 में क्या, जस्ट 4 years, वो कहते हैं कि जस्ट 4 years ही हुए थे आफ्टर शी हैड
स्लाइली का मतलब होता है हेजिटेशन के साथ, थोड़ा सा डर वाले वे में उसने क्या किया, अरावली माउंटेनियरिंग से ये माउंटेनियर्स जो भी थे उनसे ये पूछा था कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, उसके सिर्फ 4 साल बाद ही क्या हुआ, उसने क्लाइंबिंग की, उसका हार्डवर्क, उसकी सिंसियरिटी जो है एक रिजल्ट पर पहुंची एट बियरली 20 ईयर्स ऑफ एज। वो कहते हैं कि हार्डली वो लड़की कितने साल की होगी, 20 साल की होगी। ठीक है, 16 ईयर्स में, याद है आपको, उसने जब वो उसको लगा था कि राइट मोमेंट आ गई है, वो मतलब आगे बोल सकती है पेरेंट्स के आगे, और अब आगे 4 साल और हो गए, तो लगभग वो कितने साल की थी, 20 ईयर्स की थी। संतोष यादव ने क्या कर ली, क्लाइंब कर लिया, क्या, माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और ये जो थी, ये क्या बन गई, एक यंगेस्ट वुमेन बन गई वर्ल्ड की जिसने क्या किया है, फीट को अचीव किया है, यानी इस तरीके का एक एडवेंचरस वर्क किया, एक साहसी जो कार्य है वो किया है। If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. ये कहता है कि अगर उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों ने उसके सीनियर्स को इम्प्रेस किया है, तो उसके साथ साथ जो उसका बाकियों को लेके कंसर्न होता था, या आप कह सकते हो डिज़ायर टू वर्क, काम करने की जो इच्छा होती थी, ये सारी चीज़ें इकट्ठे मिलके टुगेदर विद देम उसने क्या किया, उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे जो उसके साथ चढ़ाई करते थे, उन सब के दिलों में क्या बना लिया, एक स्पेशल प्लेस बना लिया। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, ये कहते हैं कि 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान क्या हुआ कि संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु लेड डाइंग एट द साउथ कोल। एक्चुअली क्या हुआ कि उस टाइम पर साउथ कोल में कोई भी पर्सन था, जो भी उसका क्लाइंबर था, वो जो है बिल्कुल लेटा हुआ था, कैसे एकदम मरने ही वाला था, तो उसने उसको स्पेशल जो केयर प्रोवाइड की कि हाँ किसी तरीके से वो उसको बचा पाए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो उसमें अनसक्सेसफुल रही, वो उसको नहीं बचा पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन एक क्लाइंबर और भी था जिसका नाम मोहन सिंह था। ठीक है, शी वुड हैव मेट विद द सेम फेट, उसका भी वही हाल होता जो पहले वाले का हुआ था, अगर वो उसके साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर ना करती तो। मीन्स पहले वाले को तो वो सेव नहीं कर पाई, लेकिन जो मोहन सिंह था उसको उसने एनी हाउ सेव किया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. 12 महीनों के अंदर अंदर संतोष ने क्या पाया कि वो क्या बन गई है, उसने खुद को एक मेंबर बन गई। वो किसकी, इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन की, और इन लोगों ने इसको इनवाइट किया था कि इनको ज्वाइन करे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देन शी स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, दूसरी बार उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड, और उसने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया एज द ओनली वुमेन, सिर्फ इकलौती वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कितनी बार की है, 2 बार, एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ द माउंटेनियरिंग। और उसने खुद के लिए और इंडिया में क्या किया, एक यूनिक प्लेस को सिक्योर किया। ठीक है, कहाँ पर, इन द एनल्स ऑफ, एनल्स यू कैन से हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है, तो माउंटेनियरिंग के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे उसमें अपने लिए और इंडिया के लिए एक यूनिक प्लेस को सिक्योर किया। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. और क्या किया, उसकी अचीवमेंट की पहचान करते हुए, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, बिस्टोर्ड अपॉन, यू कैन से टू गिव, इन्होंने क्या किया, वन ऑफ द नेशन के जो टॉप ऑनर्स थे, मतलब जो हाईएस्ट अवार्ड्स में से एक होता है, दैट इज पद्मश्री, उससे उसको क्या किया, सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो कहती है कि वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही थी जब वो कहाँ पर थी, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। संतोष हैज सेड, मतलब वहाँ पर पहुँचकर उसने क्या किया, अपनी भावनाओं को एक प्रॉपर तो कर नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी जो उसे फील हुआ वो उसे एक्सप्लेन भी करती है। वो क्या कहती है कि संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। वो कहती है कि मुझे ना थोड़ा सा टाइम लगा, इनॉर्मिटी यानी ग्रेट मोमेंट। ठीक है, वो जो ग्रेट मोमेंट थी उसकी इम्पॉर्टेंस को समझने में मुझे क्या लगा, थोड़ा सा टाइम लगा। टू सिंक इन मीन्स टू अंडरस्टैंड।
देन मैंने क्या किया, जब मैंने उस जगह की, उस प्लेस की इम्पोर्टेंस को समझा, उसके बाद मैंने क्या किया, आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर, मैंने जो है वहाँ का जो झंडा था, तिरंगा झंडा है हमारा, उसको लहराया वहाँ पर। अनफर्ल्ड का मतलब होता है लहराना। एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, अलोफ्ट मीन्स हाई, और मैंने क्या किया, संसार के, वर्ल्ड के जो सबसे ऊपर टॉप पे, ठीक है, उसके शिखर पर झंडे को ऊंचा उठाए रखा। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, वो कहती है कि जो फीलिंग थी वो मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकती, नेचुरल है, वो फीलिंग ही अलग होती है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडियन फ्लैग था वो कहाँ पर फ्लाई कर रहा था, वर्ल्ड के टॉप पे। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये जो थी ना सही में एक स्पिरिचुअल मूवमेंट थी, जिसको हम बस फील कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते प्रॉपर। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और वो कहती हैं कि मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था बीइंग एन इंडियन। ऑल्सो ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, वो कहती है कि फर्वेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जिसके अंदर, तो वो एनवायरनमेंट को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, वो काफ़ी अच्छे से, मतलब एक बहुत ही बड़ी आप कह सकते हो एनवायरमेंटलिस्ट थी। संतोष ने क्या किया, कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से क्या किया, 500 किलो जो भी कचरा था, गार्बेज था, वेस्टेज थी, उसको इकट्ठा किया और वो अपने साथ लेके उसे नीचे आ गई। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बच्चों हमने बहुत कुछ सीखा, हमने ये सीखा कि किस तरीके से इस चैप्टर के थ्रू जो मेन चीज़ हमने सीखी वो ये रही कि हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, ये दोनों चीज़ें जो है ना आपको बहुत ही दूर तक लेके जाती हैं, ठीक है। और ये हमें ये भी दिखा रहा है ये चैप्टर कि किस तरीके से अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस को अचीव करना है तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, सेक्रीफाइस की फीलिंग भी होनी चाहिए। ये हमें ये सारी फीलिंग ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ वो हमें ये भी बता रहा है कि कभी भी सक्सेस का जो पाथ होता है ना वो इजी नहीं होता, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होते हैं, सेटिस्फाइंग होते हैं। तो ये जो चैप्टर है बच्चों वो क्या है, इंस्पिरेशन है हर उस पर्सन के लिए जो किसी ना किसी वे में मोटिवेशन ढूंढ रहा है कि कोई मुझे मोटिवेट करे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में या पाथ ऑफ सक्सेस में जाने के लिए। तो ये सबको क्या करता है, इंस्पायर कर रहा है। क्लियर। तो आप लोगों ने क्या देखा कि हार्डवर्क और डेडिकेशन कभी भी अनरिवार्डेड नहीं जाती अगर हम पूरे दिल से करें तो। आई होप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, इसका फर्स्ट पार्ट। Thank you very much. Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.